हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू के आईआईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। सीएसआईआर नेट का रिजल्ट आ चुका है, काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। किसी का जेआरएफ, किसी का एलएस, बहुत अच्छी अच्छी रैंक आप लोगों को भी मिली है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो बच्चे कुछ पॉइंट से रह गए हैं कि मैम 2 मार्क्स से रह गया, 3 मार्क्स से रह गया, या फिर जिनके थोड़े से कम मार्क्स हैं, उनको भी उदास होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बच्चों। आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, ठीक है, कि इफ़ यू वांट टू डू द पीएचडी बट आपका जेआरएफ नहीं हुआ है, आपका नेट नहीं हुआ है, और वुमेन्स के लिए तो बहुत अच्छी ही बात है। ठीक है, आज की वीडियो में हम सारी चीज़ों के ऊपर चर्चाएं करेंगे। तो बेसिकली अब की बार जो सीएसआईआर नेट ने इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया था, उसमें कैटेगरी नंबर 3 को इंक्लूड किया था। पहले हमारी कैटेगरी नंबर 1 और 2 होती थी, जिसमें कैटेगरी नंबर 1 में जेआरएफ बच्चे हैं वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते थे। कैटेगरी नंबर 2 में एलएस के लिए एलिजिबल होते थे। जो जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं वो एलएस के लिए भी एलिजिबल हो जाते। तो पहले हम एक बार उन कैटेगरीज के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बारे में आपकी पीएचडी के बारे में हम बात करेंगे उसके बाद में। तो जनरली अगर हम बात करें कैटेगरी की, जो अब की बार हमारी सीएसआईआर नेट के इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे हमें देखने को मिली थी, तो कैटेगरी नंबर 1 अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब आपको जेआरएफ की स्कॉलरशिप भी मिलेगी और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हैं। यानी कि जेआरएफ की स्कॉलरशिप यस, असिस्टेंट प्रोफेसर यस, पीएचडी में भी आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि पीएचडी करोगे तभी तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। यानी कि यू आर एलिजिबल फॉर दीज 3 थिंग्स। ठीक है, तो ये हमारी कैटेगरी नंबर 1 थी, जिसमें जेआरएफ बच्चों को मिलता है। ठीक है, तो सीएसआईआर नेट आपको स्टाइफेंड देता है। अगर हम बात करें कैटेगरी नंबर 2 की, तो अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। मतलब यहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप नहीं है, अवार्ड ऑफ जेआरएफ नहीं है, यहाँ पे आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो, पीएचडी में आप एडमिशन ले सकते हो। अब जो कैटेगरी नंबर 3 जो इंक्लूड की गई है, ऐसे बच्चे ना तो जिनका एलएस हुआ है, ना ही जिनका जेआरएफ हुआ है, बट दीज स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर द पीएचडी ओनली। बट ये जो पीएचडी में एडमिशंस होंगे, ये आपके यूनिवर्सिटीज, अगर हम इसके क्राइटेरिया देखें तो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया हमें गिवन है। मेनली आपका सीएसआईआर नेट का स्कोर भी काउंट होगा, प्लस इंटरव्यू के भी मार्क्स आपको वहां पे काउंट होंगे। टोटल 100 में से जो भी मेरिट लिस्ट आएगी अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है बेटा, कुछ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भी लेती हैं, आपने देखा होगा। तो जनरली इसके बारे में कैटेगरी 3 में एडमिशन के बारे में जो जो पॉइंट हमारे सीएसआईआर नेट के बुलेटिन में दिए गए थे, वो सारे इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिए गए थे, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कैटेगरी नंबर 3 दैट इज एडमिशन टू द पीएचडी ओनली। जेआरएफ आपको नहीं मिलेगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है, बट आप पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। बट अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो इफ यू हैव द पीएचडी और यू डोंट हैव द नेट, तो भी आप एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर पीएचडी। ठीक है, तो ये कैटेगरी नंबर 3 इंक्लूड की थी। अब इस कैटेगरी नंबर 3 में जो पॉइंट्स मेंशन है वो देखो। द जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट, ये तो जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए है। अवार्ड ऑफ पीएचडी, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी अकॉर्डिंग टू जैसे ही आप पीएचडी में एनरोल हो जाओगे। Joined CSIR UGC NET under category number 2 and category number 3 can be used as an external test for the PhD admission in place of entrance test conducted by different universities। मतलब इन्होंने बोला है कि CSIR NET एक अलग से एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवा सकता है फॉर देयर पीएचडी एडमिशंस फॉर कैटेगरी नंबर 2 एंड कैटेगरी नंबर 3। वो इंडिविजुअल कॉल है बेटा इनका। उसके बाद में अगर हम बात करें फॉर कैंडिडेट क्वालिफाई अंडर कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, द मार्क्स ऑब्टेन इन नेट विल हैव 70% वेटेज एंड 30% वेटेज विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। ये इंटरव्यू के थ्रू भी आपका एडमिशन आपको मिल सकता है। यानी कि 70% मार्क्स है वो आपके नेट के, 30% मार्क्स आपके किसके, 30% मार्क्स इंटरव्यू के। उसके बाद आपको फाइनली ये चीज आपको एडमिशन मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू योर मेरिट लिस्ट। ठीक है, उसके बाद में फॉर एडमिशन टू पीएचडी द मार्क्स ऑब्टेन इन नेट बाय द कैंडिडेट इन कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। आप यहाँ पे 1 ईयर के लिए ये आपके मार्क्स है वो वैलिड रहेंगे अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है थ्रू नेट एंड
ओनली थ्रू योर स्कोर कार्ड, कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3 में। जेआरएफ हमारा 3 इयर्स के लिए जनरली वैलिड, 2 इयर्स के लिए वैलिड होता है। द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर, ये तो रिजल्ट के बारे में आपकी बातें कुछ इसमें दी गई थी इंफॉर्मेशन में, बट यहाँ पे मेन था कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 में। ठीक है, कैटेगरी 3 जिसमें बिना नेट बिना जेआरएफ के भी बच्चे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब यूजीसी है वो आपका इंटरव्यू 70% इंटरव्यू के मार्क्स, 70% आपके नेट के मार्क्स, 30% आपके इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे वो आपको पीएचडी में एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है। तो दिस इज फॉर द स्टूडेंट हु वांट टू ज्वाइन द पीएचडी, बट उन्होंने ना तो जेआरएफ मिला है इस बार, ना ही नेट मिला है। कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको जेआरएफ के थ्रू ही करना है तो डू हार्ड वर्क, दो ही महीने रह गए हैं दिसंबर के एग्जाम के लिए, तो आप मेहनत करके उस एग्जाम को भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है स्कॉलरशिप की। अगर हम बात करें जेआरएफ वाले बच्चों को तो स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, जो भी आपकी पीएचडी में स्कॉलरशिप है, 2 ईयर में स्कॉलरशिप प्लस एचआर है। ठीक है, उसके बाद बढ़ जाती है। उसके बाद बात आती है नेट वाले बच्चों के लिए। ठीक है, मैम क्या यहाँ पे स्कॉलरशिप, बेटा यहाँ स्कॉलरशिप मुश्किल होती है। ठीक है, अब उसके बाद में बात आती है कैटेगरी नंबर 3, जिनकी ना तो नेट हुआ है ना ही जेआरएफ हुआ है। ठीक है ना तो नेट हुआ है ना जेआरएफ हुआ है। नेट वालों के एक बेनिफिट तो है, दीज आर एलिजिबल फॉर द एलएस, है ना, जेआरएफ को तो स्कॉलरशिप मिल जाती। बट कैटेगरी नंबर 3 में जिनका ना नेट है ना जेआरएफ है, अगर आप पीएचडी में एडमिशन तो ले सकते हैं, बट क्या मैम हमें स्कॉलरशिप मिलेगी, बेटा नहीं मिलेगी। ठीक है ना, आपको जेआरएफ की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी अगर आपके पास में जेआरएफ नहीं है। बट यहाँ पे इफ यू आर अ गर्ल, यू आर अ वुमेन, देन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, और यू वांट टू डू द पीएचडी, तो ये हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम लेके आई है, दैट इज द वाइज फेलोशिप है हमारी, वाइज फेलोशिप फॉर पीएचडी, जिसको नाम दिया है वाइज पीएचडी का। ये ओनली फॉर द गर्ल्स है। बॉयज को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, एनरोल कर लो पीएचडी में, है ना, और एग्जाम दोबारा दो, जेआरएफ लो, और उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप भी शुरू हो जाएगी। तो आपको डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये वाइज फेलोशिप है फॉर द पीएचडी, वाइज पीएचडी ओनली फॉर द वुमेन्स। द वाइज फेलोशिप फॉर पीएचडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एम्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू कैरी आउट डॉक्टरल रिसर्च इन बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस, यानी कि ये आपकी बेसिक एंड अप्लाइड साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। फॉर द वुमेन साइंटिस्ट इन बिटवीन द एज ग्रुप, कितना होना चाहिए हमारा, 27 to 45 ईयर के बीच में एज ग्रुप होना चाहिए वुमेन्स का। इफ यू वांट टू डू द पीएचडी तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, उतनी ही स्कॉलरशिप मिलेगी बेटा। यहाँ पे मेंशन भी है कि स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है, पहले हम इस अमाउंट के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द अमाउंट फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट 37,000 पर मंथ प्लस एचआरए। ठीक है, 37,000 पर मंथ प्लस एचआरए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की वुमेन साइंटिस्ट आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए बेसिक एंड अप्लाई साइंटिस्ट में। ठीक है, आपको एक एसओपी जनरली आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो सबमिट करना होता है। अगर आप पीएचडी में एनरोल हो गए हो या एनरोल होने जा रहे हो, आप बेसिकली क्या वर्क कर रहे हो, तो आपको वो एसओपी है वो सबमिट करनी होती है बच्चों। तो उसमें आप अपने गाइड की हेल्प है वो ले सकते हैं। हु कैन अप्लाई, unemployed women who want to pursue PhD can apply for fellowship under WISE PhD. The program is open for both candidates, those have not yet registered as well as who have already registered. मतलब जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, जो पीएचडी करना चाहते हैं वो भी एलिजिबल है, जिन्होंने ऑलरेडी पीएचडी में रजिस्टर कर लिया है, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, वो भी इसके लिए बच्चों एलिजिबल है। ठीक है ना, यानी कि अगर हम बात करें, अब अगर हम बात करें who have completed 2 year duration in the PhD as on the date of application are not eligible. ये मेन पॉइंट है बच्चों, जिन्होंने पीएचडी के 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं वो वुमेन साइंटिस्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। या तो आप एनरोल हुए हो, आपके 2 साल से कम हुए हैं, या फिर आप एनरोल करने जा रहे हो। इफ यू हैव कंप्लीटेड 2 years देन यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, फॉर दिस स्कॉलरशिप। ठीक है ना, अब यहां से कॉल फॉर द प्रपोजल, दिस प्रोजेक्ट इज अप टू द मैक्सिमम 5 year।
यानी कि ये आपके 5 साल के लिए आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर द वुमेन, मतलब वुमेन्स जो पीएचडी करना चाहते हैं, जेआरएफ नहीं हुआ है, दिस इज बेनिफिट, इक्वली स्कॉलरशिप आपको मिलेगी बेटा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। अब जिनका हो गया है कोई बात नहीं, जिनका नहीं हुआ है, जिनका हो गया है वेल एंड गुड, जिनका नहीं हुआ है वुमेन्स के लिए तो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। अगर मेंस की अगर हम बात करें तो यू हैव टू डू द हार्ड वर्क, पीएचडी में एडमिशन ले लीजिए, उसके साथ साथ यू कैन प्रिपेयर, ठीक है ना, यू कैन प्रिपेयर एंड यू कैन गेट द अवार्ड ऑफ योर फेलोशिप। ओके फाइन, सो थैंक यू सो मच, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी आई होप। धन्यवाद आप सभी का।